नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के महा रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी का जो है सेकेंड पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। पहले पार्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल में डला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें हमने भाग 1 से लेकर के जो है भाग 5 जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे एमसीक्यू के माध्यम से जो है पूरा रिवीजन किया था, उनको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। उम्मीद है कि वह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए एग्जाम में बहुत उपयोगी होगा। ठीक, तो उसी प्रकार जो है अब इसमें पार्ट 2 में जो है बचे हुए जो टॉपिक है इंडियन पॉलिटी के जो बचे हुए टॉपिक है, तो जो भाग 5 के जो हम सुप्रीम कोर्ट वाले टॉपिक को नहीं किए थे उसे देखेंगे, और साथ साथ जो आगे के टॉपिक है भाग कितना 22 तक के उन सभी टॉपिक के जो हम यहाँ देखेंगे। ठीक, तो चलिए इसमें हम देखने वाले हैं कहाँ से, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के जो है पूरा अंतिम तक के। ठीक, तो अगर आप पहले की वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। तो देखिए यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, यहाँ कथन कारण से संबंधित है। तो कथन कारण से दिए गए सभी प्रश्न में हमें सबसे पहले क्या करना रहता है, हमें सबसे पहले देखना है वहाँ सत्य पूछा गया है या असत्य पूछा गया है। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, तो इसमें जो है असत्य कथन पूछे गए हैं। तो चलिए कथन को पढ़ते हैं। पहला दिया गया है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 है। तो ये पहला ही गलत हो गया, पहला गलत है, क्योंकि यहाँ न्यायाधीशों की संख्या कितना होता है, टोटल 34 होता है। 1 + 33 रहता है वहाँ का, 1 + 33 अर्थात टोटल 34 न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 जो है अन्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, तो पहला वाला असत्य हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। तो ये सही है कि न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि किनके पास, संसद द्वारा किया जाता है। ठीक, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। तो ये भी सही है। तो उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन जो है, सबसे पहली जो है उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को। तो देखिए 2 दिन बाद भारत को गणतंत्र प्रदान होने के जो है 2 दिन बाद जो है उच्च न्यायालय का जो है उद्घाटन किया जाता है। इससे पहले भी जो है उच्च न्यायालय जो बना था 1935 के अधिनियम में बना हुआ था उच्च न्यायालय, उसका उद्घाटन उसको जो है बना हुआ था, वह एक संघीय न्यायालय के रूप में कार्य करता था। याद रखेंगे, संघीय न्यायालय के रूप में कार्य करता था उस समय। ठीक, बाद में फिर ये 28 जनवरी से जो है अभी जो वर्तमान उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, वह जो है 28 जनवरी 1950 से जो है उद्घाटन किया गया था। तो ये कथन भी है सत्य है। तो यहाँ असत्य पूछा गया है तो केवल एक जो है असत्य हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। अब इसमें दिया गया है, निम्नलिखित कथन को पढ़कर जो है सत्य कथन का चयन कीजिए। तो अब यहाँ सत्य कथन पूछा गया है, तो आपको बताना है यहाँ सत्य कथन क्या है। तो देखिए पहला कथन पढ़िए, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 127 के तहत किया जाता है। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, तो इनकी नियुक्ति जो है 127 के तहत नहीं 126 के तहत किया जाता है। तो ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है 126 के तहत। और देखिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ये सही है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति जो है 126 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और किन्हीं करते हैं, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेंगे उन्हें, अगर मुख्य न्यायाधीश का पद समाप्त हो गया है तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेंगे उन्हें जो है नियुक्त किया जाता है मुख्य न्यायाधीश के पद पर। ठीक, वो वरिष्ठतम के आधार क्या होता है, उसका आधार होता है एक्सपीरियंस के आधार पर जो है वरिष्ठतम देखा जाता है। ठीक, तो ये कौन सा दूसरा कथन सत्य हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। 126 में दिया गया है, अनुच्छेद 126 में, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए तीसरा में कहा गया तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो तदर्थ न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो ये सही है, जो तदर्थ कुछ एडहॉक कहा जाता है। तो एडहॉक न्यायाधीश, तो ये जो है कुछ अगर ज़्यादा केस रहते हैं तो उसके लिए जो है एक्स्ट्रा, जो पहले से सेवानिवृत्त हो गए हैं न्यायाधीश, उन्हें जो है मुख्य न्यायाधीश द्वारा फिर से नियुक्त किया जाता है। तो ये जो है कथन सही है। ठीक, उन्हें एडहॉक न्यायाधीश या तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। तो कौन कौन से कथन सही हुए, इसका कथन 2 और 3 जो है सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला देखिए, यहाँ कथन दिया गया है, यहाँ आपको असत्य कथन पहचानना है। असत्य कथन, तो पहला देखिए, भारत के 7वें मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद का भार ग्रहण किया था। तो देखिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह द्वारा जो है किया गया था, कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद धारण करने वाले एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं अभी तक के। ठीक, तो देखिए इनका जो क्रम जो है, लेकिन 7वां क्रम नहीं था, 7वां क्रम इनका नहीं था, इनका क्रम कौन सा था, 11वां क्रम। तो 11वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबी अवधि तक कार्य करने वाले न्यायाधीश न्यायमूर्ति है वाई.वी. चंद्रचूड़। तो ये सही है, वाई.वी. चंद्रचूड़ जो है सबसे लंबे समय तक कार्य कर रहा है इनका, वाई.वी. चंद्रचूड़ का। तो ये याद रखेंगे। उनके बाद इनके पुत्र जो है डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है, इससे पूर्व 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे, 50वें क्रम के। ठीक, डी.वाई. चंद्रचूड़, ये है वाई.वी. चंद्रचूड़ जो है सबसे लंबे अवधि के कार्य तक के न्यायाधीश रहे हैं। ठीक,
उसके बाद देखिए अगला है न्यायमूर्ति सुजाता मनोहर। सुजाता मनोहर उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थे। तो सुजाता मनोहर ये लिखा गया है, तो ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सबसे पहले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है फातिमा बीबी। तो फातिमा बीबी पिछले बार ही इनका जो है मृत्यु हुआ था फातिमा बीबी का, तो ये जो है बहुत चर्चे में रही है, तो ये जो है पहली है। ठीक, तो पहली जो है महिला न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय की कौन है? फातिमा बीबी। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए? तो ऑप्शन 2 बस इसका सही है, मतलब एक और दिन असत्य हो जाएगा, सत्य पूछा गया है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। भारत में अब तक कितने ऐसे व्यक्तियों को जो राष्ट्रपति की राय में पारंगत हो विधि व्यक्ता है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा चुका है? तो देखिए क्या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए क्या क्या शर्तें होता है? पहले तो भारत का नागरिक होता है, उसके बाद जो है उनकी योग्यता क्या हो कि वे जो है सुप्रीम कोर्ट में या तो 5 वर्ष तक के जो है वो क्या रहे, सॉरी हाई कोर्ट की जो वह क्या हो, हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक वो वो जो है न्यायाधीश के पद पर रहे, 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रहे हाई कोर्ट में, या फिर वो जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों जगह में 10 वर्ष तक की जो है वो वकालत करते हो। ये दो रहता है कंडीशन, और एक और कंडीशन होता है कि वे जो है राष्ट्रपति की राय में विधि से पारंगत रहे, पारंगत विधि वक्ता रहे। तो ये 3 कंडीशन रहता है। तो अभी तक हमेशा जो है इन आधारों पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो 5 वर्ष 10 वर्ष की बात कहा गया है उसके आधार पर जो है रखा गया है। अभी तक के किसी को भी जो है राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधि वक्ता हो उन्हें अभी तक कभी भी जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया गया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, कि अभी तक किसी को भी ऐसा नियुक्त नहीं किया गया है। चलिए अगला देखिए, अनुच्छेद दिए गए हैं उसका संबंध। तो किस अनुच्छेद का संबंध किस उपबंध से है आपको बताना है। तो देखिए इसमें से आपको कौन कौन सा अनुच्छेद आपको पता है उसे देखिएगा। तो इसमें कौन सा अनुबंध जो है किससे? तो देखिए 129 को आप जान रहे होंगे, तो इसका क्या निकलता है? अर्थ अभिलेखी न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट जो है अभिलेखी न्यायालय होगा। कहा गया है कि इसमें 129 में कहा गया है, अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट का अभिलेखी न्यायालय होना जो है 129 में दिया गया है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या दिया गया है? 131। तो 131 में क्या गया है? ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। तो इसमें क्या कहा गया है? उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो उच्चतम न्यायालय के जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है उसे 131 में दिया गया है। उसके बाद देखिए 217 और 227 ये जो है हाई कोर्ट से संबंधित है। तो देखिए 227 में क्या कहा गया है? उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कैसे किया जाएगा, ये जो है दिया गया है 217 में। और वही 227 में उच्च न्यायालय के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार 227 में दिए गए हैं। तो इन अनुच्छेदों को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 129 खासकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिलेखी न्यायालय कहा गया है सुप्रीम कोर्ट को। 131 में इनके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के। 217 में जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति दिया गया है। 227 में जो है क्या दिया गया है? उच्च न्यायालय का प्रशासनिक क्षेत्राधिकार दिया गया है। ठीक, तो ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन बताना है आपको। तो ये देखिए यहाँ सत्य कथन पूछा गया है। तो पहला कथन है राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो ये जो है सही है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करते हैं। तो इसके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श से करते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी सत्य हो जाएगा। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के परामर्श से। तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायालय हो उसकी नियुक्ति किनके परामर्श से करते हैं? तो उनकी नियुक्ति जो है ये राज्यपाल के परामर्श से करते हैं। तो ये भी जो है सही है। तो तीनों कथन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला देखिए, इसमें असत्य कथन बताना है आपको। असत्य कथन, तो चलिए कथन को पढ़िए। 15वें संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष किया गया था। तो किसके लिए? हाई कोर्ट के लिए है। हाई कोर्ट के लिए 15 वर्ष के जो आयु था उसे क्या कर दिया गया था? 15वें संविधान संशोधन के तहत जो 60 वर्ष की अधिकतम आयु था उसे जो है क्या कर दिया गया था? 62 वर्ष कर दिया गया था। तो ये सही है, 15वें संविधान संशोधन के तहत ही किया गया था। तो आप इसे भी याद रखेंगे 15वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु के बारे में उत्पन्न किसी भी प्रश्न पर विनिश्चय राष्ट्रपति का होगा। तो ये भी सही है। अगर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के संबंध में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसका विनिश्चय कौन करेंगे? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जिसका अंतिम निर्णय होगा। ठीक, तो ये दोनों जो है सही कथन है। तो असत्य पूछा गया है, तो इनमें से कोई नहीं उत्तर आ जाएगा, ना तो एक ना तो दो। चलिए अब अगला देखिए, यहाँ उच्च न्यायालय दिए गए हैं, उनके स्थापना वर्ष दिया गया है। तो आपको इसे सुमेलित करना है उच्च न्यायालय उसकी स्थापना वर्षों को। तो देखिए यहाँ आपको सबको पता होगा, ऑप्शन दिया गया है उसके आधार पर इलाहाबाद, कोलकाता, कर्नाटक और दिल्ली। तो सबसे पहले जो है कोलकाता में बनता है। तो कोलकाता के साथ साथ कहाँ कहाँ? मद्रास में और बॉम्बे,
बम्बई, मद्रास और यहाँ कोलकाता में, तीनों में एक साथ बनता है सबसे पहले। तो यहाँ सबसे पहले ईयर कौन से दिया गया है? 1862। तो 1862 हो जाएगा। उसके बाद 1866 में जो है इलाहाबाद में बनाया जाता है। 1866 में इलाहाबाद में बनता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इलाहाबाद बनता है। उसके बाद देखिए कर्नाटक में कब बनता है? 1884 में। कर्नाटक का 1884 में बना है। फिर दिल्ली का जो है लास्ट 1966 में बना हुआ है। तो आप इनको याद रखेंगे। टोटल 25 जो है क्या है हमारे यहाँ हाई कोर्ट है। तो टोटल 25 हाई कोर्ट है हमारे भारत में। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित कथन पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पूछा गया है सत्य कथन। पहला देखिए, अनुच्छेद 222। अनुच्छेद 222 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं। तो यह जो है क्या है? सत्य पूछा गया है, तो यह सत्य कथन है। ठीक, तो 222 में ही क्या है? राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर किसी भी न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के दूसरे न्यायाधीश में स्थानांतरित, तो उनको ट्रांसफर करने के लिए परामर्श लेना पड़ता है मुख्य न्यायाधीश से। उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश की नियुक्ति 4 वर्ष के लिए किया जाता है। तो ये गलत है। हाई कोर्ट का जो अपर न्यायाधीश होता है उसका नियुक्ति जो है मात्र 2 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक, तो 2 वर्ष के लिए किया जाता है, याद रखेंगे आप। अब अगला देखिए, किन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है? तो किन आधारों पर हटाया जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को? तो देखिए, सिद्ध कदाचार, असमर्थता, ये दोनों के आधार पर हटाया जा सकता है। तो ए और बी दोनों आंसर हो जाएंगे। इनके हटाने की जो प्रक्रिया है किसमें दिया गया है? और ये इसमें क्या कहा गया है कि उच्च न्यायालय को उसी तरह हटाया जाएगा जिस प्रकार जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, उसी प्रकार जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी हटाया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उन्हें जो है 124 के 4 के तहत, 124 के सब क्लॉज 4 के तहत हटाया जाता है। ठीक, इसको हटाने की प्रक्रिया हम करंट अफेयर में पढ़े भी थे, तो इस वर्ष चर्चा में रहा है ये टॉपिक। तो देखिए, सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जाता है। अगला प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है? सत्य कथन। तो सत्य कथन आपको पहचानना है यहाँ। तो सत्य कथन सबसे पहले देखिए, अनुच्छेद 153 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो देखिए 153 में क्या दिया गया है? राज्यपाल का पद दिया गया है। राज्यपाल का पद दिया गया है। फिर 154 में क्या दिया गया है? राज्यपाल का जो है क्या दिया गया है? इसमें जो है राज्य के प्रमुख होंगे राज्यपालती, बताए कोई भी जो है कार्यपालिका के प्रमुख होंगे, राज्य के कार्यपालिका प्रमुख जो है राज्यपाल होंगे, दिया गया है। ठीक, उसके बाद जो है क्या, जो 155 आता है, 155 में फिर जो है राज्यपाल की नियुक्ति दिया गया है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, यह जो गया है 155 में। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? असत्य। तो 155 में दिया गया है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। दूसरा देखिए, राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। कार्यकारी अध्यक्ष होता है, तो ये सही है। कार्यपालिका कार्यकारी अध्यक्ष जो इसे किसमें दिया गया है? 154 में दिया गया है। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, तो ये भी सही है। ये प्रावधान कब लाया गया था? 7वें संविधान संशोधन के तहत। 7वें संविधान संशोधन के तहत जो है यह प्रावधान लाया गया था कि एक ही व्यक्ति को जो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक, तो कौन कौन से कथन सही हो जाएंगे? 2 और 3 सही हो जाएंगे। ये जो है एक जो गलत है, ये 155 संविधान अनुच्छेद में है। चलिए अब अगला देखें, किन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति को राज्यपाल विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करते हैं? तो किन्हें किया जाएंगे विशेष ज्ञान? तो कौन कौन से क्षेत्र में? तो राज्यपाल द्वारा जो है विधान परिषद नियुक्त करने के लिए साहित्य, कला, विज्ञान और सहकारी आंदोलन, इन सभी क्षेत्रों में जो विशेष अनुभव रखने वाले व्यक्ति रहते हैं उन्हें जो है मनोनीत किया जाता है विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा। तो ये सभी जो है सही हो जाएंगे। तो तीनों जो है आंसर सही है। ठीक, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। तो सत्य कथन बताना है फिर से आपको। तो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, तो ये सही है। 213 में दिया गया है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का, और राष्ट्रपति का 123 में दिया गया है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। उसके बाद अगला देखिए, दूसरा कथन क्या है? राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय तक विस्तृत होता है, तो ये भी सही है। राज्य और समवर्ती सूची के विषय पर ही जारी कर सकते हैं। अध्यादेश राज्य विधानसभा के समक्ष या विधान परिषद वाले राज्यों के दोनों सदनों के समक्ष विचार के लिए रखा जाता है, तो ये भी सही है। अध्यादेश जो है मैक्सिमम कितने 6 माह तक के लिए वैलिड रहता है। अगर 6 माह के अंदर उस विधानसभा से, राज्य विधानसभा से जो है उसको अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है तो वो निरस्त हो जाता है। तो 6 महीने तक के जो है अध्यादेश जो है जारी रहेगा। यही सेम जो है राष्ट्रपति के संबंध में भी होता है। चलिए अगला देखिए, जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा जाता है तो राज्यपाल विधेयक को क्या कर सकता है? तो देखिए क्या क्या कर सकते हैं। अगर किसी विधेयक को भेजा जाता है राज्यपाल के पास, दोनों सदन से पारित हो चुका है, अब उसे देखिए उसमें राज्यपाल अनुमति दे सकता है या फिर अनुमति देने से रोक सकता है, अपने पास रोक सकता है उस विधेयक को। तीसरा, विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, तो विधेयक के तीनों विचार के लिए वापस कर सकता है। तो देखिए ये तीनों काम जो है किनके द्वारा किया जा सकता है? ये जो है तीनों काम भी राष्ट्रपति द्वारा भी किए जाते हैं। फिर देखिए उसके बाद जो है
एक एक्स्ट्रा शक्ति जो राज्यपाल को प्राप्त होता है। ये चौथा है, विधेयक को किसी भी अवस्था में राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता कहा गया है, परंतु किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के लिए भी आरक्षित किया जा सकता है, याद रखेंगे। तो ये जो है गलत दिया गया है कथन ये। तो विधेयक को किसी भी अवस्था में राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जा सकता है। तो यही जो है राज्यपाल को जो है एक एक्स्ट्रा शक्ति दिया गया है, राष्ट्रपति के को जो शक्ति प्राप्त है उससे अलग शक्ति जो है यही है। तो राष्ट्रपति के लिए भी आरक्षित कर सकते हैं। ठीक, तो ये चारों किया जा सकता है, ये जो है इसमें नहीं है तो गलत दिया गया है। तो 1 2 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला देखिए, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों में क्या शामिल है। तो राज्यपाल की न्यायिक शक्ति में क्या क्या शामिल होते हैं। तो देखिए इसमें क्षमा की शक्ति होता है, प्रविलिम्बन की शक्ति, विराम की, लघुकरण की और परिहार 5 प्रकार की जो शक्ति जो है राज्यपाल को दिए गए हैं। ठीक, बस इसमें क्षमा की शक्ति में इनका जो है क्या रहता है, सीमित रहता है कि ये जो है मृत्युदंड पर क्षमा नहीं दे सकते हैं। अगर मृत्युदंड किसी को दे दिया गया है, फांसी की सजा दे दिया गया है, उसमें क्षमा सिर्फ राष्ट्रपति को देने की शक्ति है। और कौन सा जो सैनिक संबंधित कानून है उसके लिए जो मार्शल लॉ है उसके लिए भी जो है इनके द्वारा कोई क्षमा नहीं दिया जा सकता है। यह काम दोनों किनके हैं, सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा किए जा सकते हैं। बाकी राष्ट्रपति और इनका सभी क्षमा, प्रविलंबन, विराम, लघुकरण और परिहार ये तीनों जो है इन्हीं के तीनों जो है दोनों के लिए रहता है। ठीक, तो इसमें क्या सभी जो है सही हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 अर्थात उपरोक्त सभी जो है सही है। चलिए अगला देखिए, अब निम्नलिखित कथन पर असत्य कथन बताना है आपको। तो यहाँ असत्य कथन बताना है आपको। देखिए, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाता है, सही है ये। मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा भंग करने के लिए परामर्श दे सकते हैं। तो ये भी सही है, मुख्यमंत्री परामर्श दे सकते हैं विधानसभा को भंग करने के लिए। तो कौन सा यहाँ असत्य पूछा गया है, तो दोनों सही है। तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा आंसर, ना तो 1 और ना तो 2। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है। यहाँ राज्यसभा दिया गया है और विधानसभा सीटें दिए गए हैं, राज्य दिए गए हैं और उनके विधानसभा सीटें। देखिए ये प्रश्न जो है फेवरेट है, हर साल जो है इसे प्रश्न बनने की संभावना रहता है। इस बार तो इलेक्शन हुआ है बहुत सारे राज्यों में, तो और ज्यादा पूछने की संभावना है। तो देखिए विधानसभा सीट, राज्यसभा सीट और लोकसभा सीट, इन तीनों सीटों के संबंध में आप एक बार जो है इसका मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में इसका एक बार चार्ट में भेज दूंगा। इन सबको आप जो है तुलनात्मक रूप से देख लीजिएगा, कहाँ जो है कितने कितने सीट रहते हैं किन राज्यों में, मैं आपको भेज दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान मीमांसा को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें जो है आपको मिल जाएगा। उसका लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहां जो है इस लिस्ट को मैं भेज दूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा ताकि आप अगर आ रहा है क्वेश्चन तो आपका बन जाए। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके आधार पर हम बनाते हैं। तो राज्य और विधानसभा सीट, तो आप छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ का तो आपको पता है कितने विधानसभा सीट है, तो 90। तो डी का देख लीजिए 90 अर्थात 2, तो डी का 2 सभी में दिया गया है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप देख सकते हैं कौन सा राज्य का, तो आप सबको पता भी होगा राजस्थान का कितना है 200 फिक्स है, तो कोई चेंज नहीं है इसमें। राजस्थान का 200 है। और छत्तीसगढ़ का कितना होगा 90 हो गया। और मध्य प्रदेश का कितना है 230, सबसे ज्यादा यहाँ अभी जो दिख रहा है उसमें सबसे ज्यादा है 230 90 का। उसके बाद तेलंगाना का देखिए 119, तेलंगाना में भी जो है इलेक्शन हुआ था तो ये भी चर्चा में रहा है, तो 119 जो है तेलंगाना में है। ठीक, तो इस प्रकार आप सम्मिलित कर लेंगे। यहाँ से आपको 4 तो याद ही हो गया ही है, बाकी सबको भी आप याद कर लेंगे। राजस्थान का 200, मध्य प्रदेश का 230, तेलंगाना का 119, छत्तीसगढ़ का 90। ठीक, तो ऐसे कुछ याद रहे तो अगर ऑप्शन आता है तो आपका बन जाएगा, इसलिए एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। तो आपको क्या बताना है, सत्य कथन। देखिए सत्य कथन क्या हो जाएगा इसमें, अनुच्छेद 169 के तहत राष्ट्रपति को किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने या समाप्त करने के अधिकार दिया गया है। तो 169 में तो दिया गया है विधान परिषद की जो है स्थापना करने का, विधान परिषद को स्थापना करने उसे समाप्त करने का, परंतु ये कार्य जो है राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है, यह कार्य जो है संसद द्वारा किया जाता है। तो पहला कथन जो है असत्य हो गया। उसके बाद देखिए, वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो ये जो है बिल्कुल सही है, 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। तो चलिए देखिए कौन कौन से 6 राज्य है जहां विधान परिषद है उसे भी जान लीजिए। तो देखिए सबसे पहले जो है 3 अब याद रखेंगे नॉर्थ तरफ है और 3 जो है साउथ इंडिया के हैं। तो कौन कौन से 3 है ऊपर में, तो ऊपर में कौन कौन से 3 है, एक तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा बिहार और तीसरा हो जाएगा महाराष्ट्र। ये 3 जो है ऊपर में देख लीजिए। और वही 3 जो है नीचे में कौन कौन से हैं, एक तेलंगाना हो जाएगा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। दोनों जो है एक साथ हैं, एक ही राज्य थे पहले, तेलंगाना आंध्र प्रदेश ये दोनों में है, और साथ ही कर्नाटक। ठीक, तो ये 3 हो गए और ये 3, ये 6 राज्यों में जो है अभी जो है विधान परिषद विद्यमान है। तो ये 6 राज्य मतलब दूसरा कथन जो है सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर केवल 2 हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या विधान परिषद के सदस्यों, इनमें से क्या है सदस्यों के लिए निर्धारित अयोग्यता शामिल है। तो इनमें जो है विधान परिषद के सदस्यों की अयोग्यता आपको बताना है। ठीक, तो क्या क्या आधार पे अयोग्य ठहराया जा सकता है। तो देखिए ये सिर्फ विधान परिषद के लिए नहीं, ये विधानमंडल के लिए भी होता है, लोकसभा राज्यसभा के लिए भी होता है। तो देखिए
जो सरकार या राज्य सरकार के प्रति लाभ के पद धारण करते हैं ये जो है अयोग्यता का एक कारण है, ये भी एक अयोग्यता का एक जो है मापदंड होता है। जो सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित घोषित किया गया है, तो विकृत चित का घोषित किया गया हो ये भी रहेंगे। जो दिवालिया घोषित किया गया हो वो भी रहेंगे शामिल, निर्भरता होंगे, अयोग्य रहेंगे। जो दल बदल के कारण अयोग्य हो गए हैं तो ये भी जो है अयोग्य रहेंगे। तो ये जो है अयोग्यता है। ठीक, विधान परिषद सदस्य साथ ही जो है विधान सभा के सदस्य या लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों के लिए भी सभी के लिए यही निर्भरताएं होती है या अयोग्यता होती है। तो सभी कथन सही हो जाएंगे। तो चलिए अगला देखिए, विधानसभा किस प्रकार के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उनके पद से हटा सकते हैं। तो विधानसभा में किस प्रकार के बहुमत से उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है, तो इसके लिए हमें जो है कौन सा बहुमत लाना पड़ता है, प्रभावी बहुमत। तो प्रभावी मत तो विशेष बहुमत, साधारण बहुमत या दोनों ये नहीं रहता है प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत क्या होता है, देखिए ये सबसे बहुमत को समझ लीजिए। विशेष बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत जो है ये होता है उपस्थित और मतदान करने वाले के 2/3 और साथ ही जो टोटल सदस्य है उनके जो है 1/2 रहे, 1/2 से अधिक रहे, अर्थात आधे से अधिक रहे और 2/3 जो है वहां उपस्थित और मतदान करने वाले का बहुमत रहे, इसे कहा जाता है विशेष बहुमत। ठीक, और उसमें जो है साधारण बहुमत देखें तो साधारण बहुमत क्या, आधे से अधिक, तो उपस्थित मतदान करने वाले के आधे से अधिक रहे उसे कहा जाता है बहुमत। उपस्थित और मतदान करने वाले के आधे से अधिक को कहा जाता है साधारण बहुमत। ठीक, और वही देखिए इसमें प्रभावी बहुमत, तो प्रभावी बहुमत क्या कहलाता है, तो जितने सदस्य हैं, अभी कोई विधानसभा है मान लीजिए, तो विधानसभा में जितने सदस्य हैं तो उसमें अभी जितने टोटल सदस्य हैं उनके प्रभावी बहुमत अर्थात उनके जो है बहुमत से उनके बहुमत को ही प्रभावी बहुमत कहते हैं। तो मान लीजिए हमारे छत्तीसगढ़ में जो है 90 विधानसभा सीट है, 90 विधानसभा सीट है, उनमें अगर मान लीजिए इसमें से जो है 2 सांसद नहीं, मतलब 2 जो विधायक हैं वो पद खाली है, तो यहाँ कितने पद हो गए, मात्र जो है यहाँ 88 पद हैं, तो 88 पद है। तो 88 के बहुमत से अर्थात 88 का आधा कर देंगे प्लस 1 मत। ठीक, तो 88 का आधा कितना हो गया, 44 प्लस 1 45, तो 45 से जो पारित हो जाएगा यह जो है प्रभावी बहुमत कहलाएगा। ठीक, आपको समझ आया होगा। तो प्रभावी जो है कितना रहता है, उस समय जिस समय जो है ये मत दिया जा रहा है उस समय जो जिस सभा के बारे में बात चल रहा है उस सभा में जितने अभी वर्तमान सदस्य हैं उनके जो है बहुमत को प्रभावी बहुमत कहा जाएगा। ठीक, और साधारण बहुमत में क्या कहा जाता है, उसमें जो टोटल सदस्य होते हैं उनके बहुमत को जो है साधारण बहुमत कहेंगे। ठीक, जैसे 90 थे तो 90 का जो है टोटल है, इसका आधा कितना हो जाएगा 45, 45 प्लस कितना 1, 45 प्लस 1 हो जाएगा कितना, ये जो है साधारण बहुमत कहलाएगा। ठीक, उपस्थित और मतदान करने वाले जो टोटल उपस्थित है, यहाँ कितने लोग उपस्थित रहेंगे वे सब जो है इसके अंतर्गत आएंगे। चलिए अब अगला देखिए, निम्नलिखित कथन पर विचार कर सत्य कथन का चयन करना है। अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध किया गया है। 324 में निर्वाचन आयोग को बंद किया गया है, सही है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था, यह भी सत्य है। चुनाव आयोग संसद और राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद के लिए भी होने वाले निर्वाचन की अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण करता है, तो ये भी सही है। तो तीनों कथन सही हो गए। चलिए अगला देखिए, अब निम्नलिखित कथन पर कर आपको क्या देना है, असत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ असत्य पूछा गया है, तो देखिए क्या असत्य होगा इसमें, देखिएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, तो ये सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए और कैग हो गए, इन सबको एक ही प्रकार से निकाला जाता है, उनके पद से हटाया जाता है महाभियोग के माध्यम से। ठीक, जिस प्रकार महाभियोग चलता है उसी प्रकार। उसके बाद देखिए, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो अतिक्रमण, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर जो है किन्हें हटाया जाता है, राष्ट्रपति को हटाया जाता है, तो ये इनके लिए गलत हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश को जो है नहीं हटाया जाएगा इनसे। संसद के साधारण बहुमत द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है, तो देखिए साधारण बहुमत द्वारा नहीं, यह जो है विशेष बहुमत की आवश्यकता रहता है, विशेष बहुमत की आवश्यकता रहता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है या मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना है, तो इसके लिए विशेष बहुमत लगता है। राष्ट्रपति को उठाने के लिए भी जो है विशेष बहुमत लगता है। ठीक, तो ये जो है 2 और 3 इसके लिए असत्य हो जाएंगे, मात्र 1 जो है सत्य है। अगला देखिए, निम्नलिखित निर्वाचन आयुक्तों को उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए यहाँ जो है निर्वाचन आयुक्त दिए गए हैं, उन्हें अपने क्रम से व्यवस्थित करना है। तो देखिए ये जो है क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कैसे, ये देखिए अभी वर्तमान में आपको याद होना चाहिए, वर्तमान में अभी कौन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो ये है राजीव कुमार। तो अभी राजीव कुमार है, इनका क्रम जो है कितना 25वें क्रम का है। तो अभी तक के 25 जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो चुके हैं। तो इनसे पहले
इनसे पहले जो तीन थे उन्हीं का नाम ये है, तो इससे पहले का तीन को याद कर ले। और पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो है पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। ठीक, अब फिर इनसे पहले जो राजीव कुमार से जो पहले थे, जो कौन कौन से क्रम के, तो ये जो है सुशील चंद्रा उनसे पहले थे। सुशील चंद्रा, तो सुशील चंद्रा का क्रम कौन सा था? ये 24वें क्रम के थे। उसके पहले देखिए सुनील अरोड़ा थे, ये 23वें क्रम के थे। और ओपी रावत ये जो है कौन से क्रम के थे? 22वें क्रम के। तो आप इन्हें तीन को याद रख लीजिए। और राजीव कुमार चौथा, ये चार याद रखिए। और एक जो है पहले जो सुकुमार सेन है उन्हें याद रखिए। तो 5 आपको मुख्य न्यायाधीशों के नाम, उनके क्रम याद रखने हैं। ठीक, तो ओपी रावत जो है 22वें, और ये 23वें, और ये 24वें। तो इनका सही क्रम 1 2 3 हो जाएगा, सही आंसर 1 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए अब देखिए हम वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर सत्य कथन का चयन करना है। तो वित्त आयोग के संबंध में दिया गया है कथन, इसे आपको सत्य कथन बताना है। वित्त आयोग एक सांविधिक संस्था है। तो देखिए सांविधिक कहा गया है, तो सांविधिक का अर्थ आपको संवैधानिक नहीं लगाना है। संवैधानिक अलग होता है और संवैधानिक अलग होता है। संवैधानिक अलग होता है। ठीक, संवैधानिक, ठीक, संवैधानिक अलग है और संवैधानिक अलग है। तो संवैधानिक का मतलब क्या होता है? जो किसी, इसे गैर संवैधानिक भी कह सकते हैं संवैधानिक को, जो है विधायी द्वारा जो है अलग से जो है विधायिका द्वारा अधिनियम पारित करके जिस आयोग को बनाया जाता है उसे कहा जाता है क्या? संवैधानिक निकाय कहा जाता है। इसके लिए जो है अलग से कानून बना के लाया जाता है, इसके उसे कहा जाता है, उस आयोग को संवैधानिक आयोग कहे जाएंगे। ठीक, तो देखिए इसमें वित्त आयोग संवैधानिक पूछा गया है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यह जो है वित्त आयोग संविधानिक है, संवैधानिक आयोग है। ठीक, संवैधानिक आयोग है क्योंकि इसका चर्चा किसमें दिया गया है? संविधान के 280 में दिया गया है। उसके बाद देखिए इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, तो ये भी गलत है। इसमें जो है एक अध्यक्ष तो होते हैं और 4 सदस्य होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, टोटल जो है 5 सदस्य होते हैं वित्त आयोग में। अभी वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पड़वनिया को बनाया गया है। कौन से क्रम का वित्त आयोग? 16वें क्रम के वित्त आयोग के अध्यक्ष। इनसे पहले जो है NK सिंह थे। NK सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। चलिए तीसरे कथन को देखिए। तीसरा कथन क्या है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को वित्त आयोग का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का लिखा गया है, तो ये गलत हो गया। इसके लिए जो है क्या क्या पूछा गया? सत्य कथन पूछा गया। तो पहला और दूसरा सही है, ये गलत है। उच्चतम न्यायालय के नहीं, इन्हें जो है हाई कोर्ट, सिर्फ हाई कोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश होने की योग्यता होना चाहिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश होने की योग्यता होना चाहिए, उन्हें जो है बनाया जाता है वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक, चलिए अब अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वी क्षेत्रीय, तो 1 मिनट, इसका आंसर क्या लिया गया है? इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो है पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है, तो इसका आंसर जो है कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 25, निम्नलिखित में से कौन राज्य पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? तो राज्य पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, तो देखिए राज्य का पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, तो देखिए ये क्षेत्रीय परिषद की बात किया जा रहा है। तो अभी तक जो है भारत में जो कितने क्षेत्रीय परिषद? 6 क्षेत्रीय परिषद का निर्माण किया गया है। और देखिए याद रखेंगे ये क्षेत्रीय परिषद जो है संवैधानिक निकाय नहीं है, ये जो है गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक निकाय, इसे जो है अलग से कानून लाके बनाया गया है क्षेत्रीय परिषदों को। तो टोटल 6 हैं। एक उत्तर में, उत्तर दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूर्व हो गया, पश्चिम हो जाएगा, और एक जो है मध्य का है, और एक जो है उत्तर पूर्वी, तो उत्तर पूर्वी करके एक अलग से फिर बना हुआ है। तो ये टोटल 6 जो है क्षेत्रीय परिषद है। उसमें किसके संबंधित पूछा गया है? पूर्वी। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन सा आता है? तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन सा आएगा? देखिए बिहार आता है, उड़ीसा आता है, झारखंड आता है, और पश्चिम बंगाल भी आता है। इसमें पश्चिम बंगाल आता है, और साथ ही सिक्किम भी आएगा। ठीक, सिक्किम और पश्चिम बंगाल भी जो है उसमें आता है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में। और असम किसमें आता है? असम, और इसके साथ जो और है 7 सिस्टर जो राज्य होते हैं, 7 राज्य असम के साथ साथ 7 सिस्टर वाले जो 7 राज्य हैं, वे सब जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आते हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में। ठीक, वही उत्तर वाले जो क्षेत्रीय परिषद है उसमें जो उत्तर के राज्य है, जम्मू कश्मीर से लेकर जो हरियाणा पंजाब तक के जो राज्य हैं वे सभी उसमें आ जाते हैं। और वही दक्षिण वाले क्षेत्र में, तो दक्षिण भारत के जो 4 राज्य हैं वे आ जाएंगे। और पश्चिम वाले में कौन से आ जाएंगे? पूर्व का तो देख लिए हैं, उत्तर पूर्वी का देख लिए, और पश्चिम वाले में आ जाते हैं जो गुजरात हो जाता है, राजस्थान हो जाता है, महाराष्ट्र हो जाता है, और गोवा, ये सभी आ जाते हैं किसमें? जो पश्चिम वाले हैं उसमें, और साथ में दमन द्वीप भी रहेगा ना। ठीक, और जो मध्य वाले क्षेत्र हैं उसमें कौन कौन से आते हैं? तो मध्य वाले क्षेत्र में ये मध्य प्रदेश, ठीक, मध्य वाले क्षेत्र में मध्य प्रदेश आता है, इसके साथ छत्तीसगढ़ वगैरह ये सब जो है शामिल हो जाते हैं। ठीक, चलिए अगला देखिए, अब निम्नलिखित कथन पर वचन को क्या करना है आपको? निम्नलिखित कथन पर असत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ असत्य कथन बताना है आपको। तो असत्य कथन कौन कौन से हो जाएंगे देखिए। तो असत्य कथन है अनुच्छेद 247 के तहत संसद अथवा राज्य विधान मंडलों को अनुसूचित
अनुसूची 7 में वर्णित विषयों के तहत विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये अब किससे संबंधित है? ये जो है विधानमंडल से संबंधित अनुसूची 7 से। तो ये समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची उसके संबंध में है। अनुसूची 7 में बात किया जा रहा है। तो इसमें देखिए जो सूची दिया गया है, अनुसूची 7 में दिया गया है सूची, उनमें संसद अथवा राज्य विधानमंडल को वर्णित विषयों पर तहत विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो 247 में नहीं, ये जो है 246 में दिया गया है। ठीक, 246 में दिया गया है ये। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा किसी नवीन अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार दिया गया है। तो ये भी गलत है। ये गलत क्यों है? यहाँ साधारण बहुमत नहीं, यहाँ जो है राज्यसभा का क्या होना चाहिए? विशेष बहुमत। ठीक, तो विशेष बहुमत के माध्यम से जो है 312 के तहत नए अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है। अभी तक जो है 3 अखिल भारतीय सेवा है। कौन कौन सा? एक हो जाता है आईएएस, दूसरा आईपीएस और तीसरा है आईएफएस। ठीक, तो ये जो है 3 जो है अखिल भारतीय सेवा चल रहे हैं अभी। अगला प्रश्न आप देखिए, कराधान से संबंधित कोई विधि किसी राज्य में के हित पर प्रभाव पड़े किसकी सिफारिश पर संसद में प्रस्तुत किया जाता है? तो जो किसी भी राज्य के जो है किसमें विधि जो है राज्य के हितों के प्रभावित करे, इनके लिए जो है क्या चीज के लिए, किसकी सिफारिश पर किया जाता है? तो राष्ट्रपति। तो ये कराधान की बात कर रहा है, अर्थात वो कौन सा होगा? धन विधेयक। तो धन विधेयक लाने के लिए जो है उससे पूर्व क्या लगता है? राष्ट्रपति के अनुमति के पूर्व ही जो है धन विधेयक को लाया जाता है। और धन विधेयक का निर्धारण हमेशा किनके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित कथन को पढ़कर जो है सत्य कथन बताना है आपको। तो यहाँ सत्य कथन बताना है फिर से आपको। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 273 के तहत अंतरराज्यीय परिषद के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। तो देखिए, ये अंतरराज्यीय परिषद है। अभी हम उससे पहले जो पढ़े थे वे क्षेत्रीय परिषद था, वो जो है गैर संवैधानिक निकाय है। और ये जो है अंतरराज्यीय परिषद, ये जो है संवैधानिक निकाय है। तो अंतरराज्यीय परिषद अनुच्छेद कितना में बनाया जाता है? तो ये गलत दिया गया है 273 में 263। तो 263 में जो है अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। और इसके गठन किनके द्वारा किया जाता है? तो यह जो है राष्ट्रपति द्वारा। तो राष्ट्रपति द्वारा जो है इनका गठन किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा गठन किया जाता है। ठीक, तो पहला क्या दिया गया है? सत्य कथन बताना है यहाँ। तो ये पहला जो है गलत हो जाएगा। तो दूसरा देखिए, अंतरराष्ट्रीय परिषद के गठन का अधिकार प्रधानमंत्री को है। तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि किनको है? राष्ट्रपति को है। तीसरा, प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो ये सही है, अंतरराष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? 6 संघीय मंत्री शामिल होंगे। तो संघ के मंत्री है, जिसमें से एक जो है प्रधानमंत्री रहेंगे और वे जो है उस परिषद के अध्यक्ष होते हैं। और साथ में सभी उस अंतरराज्यीय अर्थात 1 या 2 या 2 से अधिक राज्यों से मिलकर बना रहेगा अंतरराज्यीय परिषद। तो जिन राज्यों से बना रहता है उन सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री रहते हैं वे भी उसके समिति के सदस्य होते हैं। 6 संघ के मंत्री रहेंगे, केंद्रीय मंत्री, और जो सभी राज्य जो बने हैं उनके जो है क्या रहेंगे? जो मुख्यमंत्री हैं वे इनके सदस्य रहते हैं। इस प्रकार जो है इनका संरचना रहता है। ठीक, तो ये कौन सा हो जाएगा? इसका तीसरा जो है इसका क्या हो जाएगा? सही है। और पहला सही है और दूसरा जो है गलत है। तो 1 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दूसरा क्या दिया गया है? प्रधानमंत्री अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो पहला भी इसका गलत था, 273 दिया गया है। ये क्या था? 263 था। तो 1 और 2 गलत है, तो केवल 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ दिया गया है अनुच्छेद और उससे संबंधित प्रावधान। तो अनुच्छेदों और प्रावधानों को जो आपको सम्मिलित करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या दिया गया है? 320। तो यहाँ आप जो आपको पता है उससे आप पहले सम्मिलित कर लीजिए। तो आप में को अगर आप देख रहे होंगे तो इसका रेंज के हिसाब से आप इसका विषय आप बता सकते हैं। देखिए, 320, 322 इससे संबंधित, किनसे? लोक सेवा से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद जो है लोक सेवा से है। तो देखिए, 320 में क्या दिया गया है? तो इसमें दिया गया है लोक सेवा आयोग के कर्तव्य दिया गया है, लोक सेवा आयोग के कृत्य कर्तव्य दिया गया है। अनुच्छेद 322 में लोक सेवा आयोग वाय, तो उनका वाय जो है दिया गया है इसमें। और उसके बाद देखिए 375, 71 ये सभी किसके? वित्त आयोग के आसपास के हैं। तो इसमें जो है धन के संबंधित बात किया गया होगा। तो अनुच्छेद 275 इसमें क्या दिया गया है? 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान दिया जाता है, वो 275 के तहत दिया जाता है। अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को संघ से अनुदान। अनुच्छेद जो है 271 में क्या है? कुछ शुल्क और करों पर संघ के प्रयोजन के अधिभार होगा। तो कुछ शुल्क और करों पर जो है संघ के प्रयोजन का अधिभार, तो ये दिया गया है 271 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी भी आप याद रखेंगे। चलिए, अब अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है समवर्ती सूची से संबंधित है? कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची से संबंधित है? तो यहाँ समवर्ती सूची से संबंधित बताना है आपको। तो यहाँ से कौन सा समवर्ती सूची से संबंधित है पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ वन समवर्ती सूची में शामिल है, औद्योगिक विवाद समवर्ती सूची में शामिल है, कीमत नियंत्रण भी समवर्ती सूची में शामिल है। यहाँ देखिए, अब अगला जो विद्युत पर कर लगता है वह जो है राज्य सूची का विषय है। देखिए, अब देखते होंगे राज्य का जो बिजली बिल आता है वो राज्य सरकार द्वारा ही जारी किया जाता है। तो विद्युत पर कर जो है क्या? राज्य सूची का विषय है। और लोक स्वास्थ्य भी किसका? राज्य सूची का विषय है। जो स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जाता है वो राज्य की सरकार के द्वारा कराया जाता है। तो ये जो दोनों जो है क्या है? राज्य सूची के विषय हैं। वन, उद्योग विभाग और कीमत नियंत्रण, ये सभी किसके हैं? समवर्ती सूची के विषय हैं।
चलिए अब अगला देखिए, निम्नलिखित कथन पर पढ़कर जो है आपको असत्य कथन बताना है। तो यहाँ आपको असत्य कथन बताना है। असत्य कथन कौन सा है? देखिए, अनुच्छेद 240 के में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रावधान के बारे में उल्लेख है। तो ये यहाँ से नहीं, 239 से स्टार्ट है। 239 से लेकर के जो है 42 तक के, 239 से 42 तक के क्या दिया गया है? संघ राज्य क्षेत्रों को दिया गया है। तो 239 में पहले ही आर्टिकल में कहा गया है संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में उल्लेख दिया गया है 239 में। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये सही है। किसी राष्ट्रपति किसी राज्य के मुख्यमंत्री को किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। तो मुख्यमंत्री को क्यों नियुक्त करेगा? तो मुख्यमंत्री को नहीं करते हैं, वे जो है राज्यपाल को करते हैं। तो राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है किसी निकटवर्ती क्षेत्र का प्रशासक के रूप में। ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, तो एक गलत है और 3 गलत है, तो असत्य पूछा गया है, तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी। चलिए अब अगला देखिए, निम्नलिखित कथन पर पढ़कर असत्य कथन आपको चयन करना है। तो यहाँ असत्य कथन कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। पहले देखिए, दिल्ली के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। दिल्ली के प्रशासक उपराज्यपाल कहलाते हैं। उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये भी सही है, ये दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित कथन को पढ़कर सत्य कथन का चयन करना है आपको। तो सत्य कथन कौन से हो जाएंगे? चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधिकारिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सही है ये। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन आता है, ये भी सही है। अंडमान निकोबार किसके सही? कोलकाता उच्च न्यायालय है, सुप्रीम हाईकोर्ट कोलकाता, उसके अधीन आता है। लक्षद्वीप मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकारिक क्षेत्र के अधीन आता है, तो ये गलत है। लक्षद्वीप मद्रास के अधीन नहीं आता है, वो केरल हाईकोर्ट के अधीन आता है। तो केरल हाईकोर्ट है तिरुवनंतपुरम में, उसके अधीन जो है आता है लक्षद्वीप। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन संघ शासित प्रदेशों में विधानसभा तथा मंत्री परिषद का प्रावधान है? तो किन संघ शासित में है? दिल्ली में है, पुदुचेरी में है और जम्मू कश्मीर में भी अब हो गया है। तो ये तीनों जो है सही उत्तर हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। किससे वह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकते हैं? तो उच्च न्यायालय की स्थापना किनके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक, अगला देखिए, राजनीतिक दल दिया गया है और उसके संस्थापक या प्रथम अध्यक्ष दिए गए हैं, उसे आपको पहचानना है। तो देखिए, जा रहे होंगे आप इन सब पार्टियों के संबंध में। देखिए, जनता पार्टी के जो पहले संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण जो है पहले अध्यक्ष थे, जनता पार्टी के संस्थापक और पहले अध्यक्ष। आम आदमी पार्टी का तो आप सबको पता है, ये जो है अरविंद केजरीवाल जो है संस्थापक प्रथम अध्यक्ष हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो है संस्थापक है एम एन रॉय जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसीराम है। इन सभी को आपको याद रखना है। चलिए अब अगला देखिए, निम्नलिखित में से सत्य कथन आपको पहचानना है। तो सत्य कथन दिया गया है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, सही है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारत में संविधान संशोधन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, तो ये गलत है। किसे दिया गया है? संसद को दिया गया है अधिकार संशोधन का। भारतीय संविधान को 3 प्रकार से संशोधित किया जा सकता है, ये सही है, 3 प्रकार से संशोधित किया जा सकता है। तो कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं? एक होता है साधारण बहुमत, एक होता है कौन सा? साधारण बहुमत से होता है, और दूसरा होता है विशेष बहुमत से। ये दोनों किसके लिए है? लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के साधारण बहुमत और विशेष बहुमत से पारित होते हैं संविधान संशोधन। और तीसरा जो है कुछ विषय रहते हैं जिसमें क्या विशेष बहुमत लगता है, किसका? लोकसभा राज्यसभा का विशेष बहुमत, संसद का, और साथ ही राज्यों का क्या लगता है? राज्यों का जो है सामान्य बहुमत लगता है, साधारण बहुमत, राज्यों का साधारण बहुमत, इससे निकाला किया जाता है संशोधन। तो ये जो है 3 प्रकार से संशोधन किए जाते हैं। चलिए अब अगला देखिए, यहाँ जो है क्या दिया है? समिति दिया गया है और अपने उनका स्थापना वर्ष दिया गया है, आपको सम्मिलित करना है। तो ये पंचायती राज संबंधी समिति है, तो आप देख पा रहे होंगे पंचायती राज संबंधी समिति है। तो यहाँ से आपका पंचायती राज का भी रिवाइज हो जा रहा है। पंचायती राज से संबंधित पहला समिति क्या बना था? बलवंत राय समिति बना था। बलवंत राय समिति जो है 1955 के आसपास बना था, 54-55 में, 1954-55 में बना था बलवंत राय समिति। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद बनता है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता यहाँ क्रम से देखेंगे तो अशोक मेहता समिति पहले बना रहता है, कब? तो यहाँ पहला ईयर कौन सा है? 1977 अशोक मेहता समिति। उनके बाद कौन सा समिति बनता है? तो उनके पास बनता है, देखिए उनके बाद फिर बनता है कौन सा समिति बनता है? 1985 में कौन सा समिति बनता है? तो 1985 में बनता है पीके थुंगन समिति। तो अशोक मेहता, फिर पीके थुंगन समिति, उसके पश्चात बनेगा ये, उसके 50 बनने वाला है कौन सा? 1986 का, अर्थात जो है एल.एम. सिंघवी समिति। तो 1986 का एल.एम. सिंघवी समिति बनता है, फिर लास्ट में बनता है जे.बी.के. राव समिति। तो ठीक, इसे अगर आपको याद करना है तो पहले ए बन गया, उसके बाद फिर देखिए, उसके बाद फिर कौन सा? पी बन गया, पी के थुंगन समिति से अशोक मेहता ए हो गया, उससे फिर लेंगे पी के थुंगन से पी ले लिए, उसके बाद आप सिंघवी से ले लेंगे एस को, और जो है जी। तो एपी और एसपी से आप याद रख सकते हैं इन चारों समिति के गठन के क्रम को। ठीक,
चलिए अब अगला देखिए, यहाँ असत्य कथन का चयन करना है आपको। तो यहाँ असत्य कथन कौन सा होगा? संविधान संशोधन विधेयक का राज्यों के विधानमंडल द्वारा विशेष बहुमत से अनुसमर्थन किया जा सकता है। तो देखिए ये पहला ही गलत हो गया। मैं अभी बताया कि कोई संविधान संशोधन विधेयक होता है तो वहाँ राज्य विधानमंडल से संबंधित है, तो वहाँ सिर्फ उनका क्या लगेगा? साधारण बहुमत लगता है। कौन सा? सिर्फ साधारण बहुमत लगता है। ठीक। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये सही है। राज्यसभा से या लोकसभा, किसी भी सदन से प्रस्तुत। तो कौन सा कथन असत्य है? तो एक जो है असत्य हो जाएगा। अगला देखिए, संविधान संशोधन और उससे संबंधित विषय। तो इसमें क्या क्या संबंध किए गए थे? तो इसमें देख लीजिए 13वां दिया है, 21वां, 28वां और 46वां दिया गया है। तो आप सबको कौन सा पता होगा? 21वां तो सबको पता होगा। इसमें क्या किया गया था? जो 8वीं अनुसूची में सिंधी को जो है 15वें भाषा के रूप में जोड़ा गया था। 15वां भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जो है जोड़ा गया था। तो ये आपको सबको पता होगा। ठीक। उसके बाद देखिए 13 में क्या है, उसके बाद आप मिला सकते हैं। 13 में कौन सा आ जाएगा? तो देखिए 13वें संविधान संशोधन के तहत, 13वें संविधान संशोधन के तहत जो है क्या शामिल किया गया था? तो 13 नागालैंड में के संदर्भ में जो है विशेष संशोधन किया गया था। तो नागालैंड के संबंध में विशेष संशोधन 13वें संविधान संशोधन किया गया था। फिर जो है नागालैंड को जो है 1963 में जो है राज्य बनता है। नागालैंड कब बनता है? 1963 में। उसके बाद देखिए 21 का तो देख लिए है, 28 का देखिए। 28वां संविधान संशोधन के क्या प्रावधान किए गए थे? तो 28वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय सिविल सर्विसेज के संशोधन अधिकारियों को जो प्राप्त विशेष अधिकार है उसे समाप्त किया गया था। तो सिविल सर्विसेज अधिकारियों को प्राप्त विशेष अधिकार को समाप्त किया गया था 28वें संविधान संशोधन के तहत। फिर 46वें संविधान संशोधन के तहत जो है कर चोरी रोकने के लिए जो है व्यवस्था किया गया था। 46वें संविधान संशोधन में कर चोरी से रोकने हेतु व्यवस्था। अगला देखिए, यहाँ आपको कौन सा असत्य कथन पहचानना है। लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को यदि राज्यसभा स्वीकार कर लेती है तो विधेयक पारित हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाता है? विधेयक पारित हो जाता है। यहाँ असत्य पता है तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या है ये? अगर राज्यसभा अस्वीकार कर दे तो वो जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो कोई भी विधेयक को दोनों सदन से पारित कराना अनिवार्य होता है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से। कौन सा विधेयक? संविधान संशोधन विधेयक को जो है लोकसभा राज्यसभा दोनों से अलग अलग पारित कराना रहता है। इसके संबंध में जो है ना ही क्या होता है, ज्वाइंट जो सेशन होता है वो भी नहीं होता है, संयुक्त अधिवेशन भी नहीं बुलाया जाता है। इसके लिए अलग अलग ही पारित कराना अनिवार्य होता है। ठीक। तो इसके ये गलत हो जाएगा। संसद के दोनों सदन द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात कानून बनता है। तो ये सही है। तो केवल एक इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सत्य कथन का चयन करना है। यहाँ कौन सा सत्य कथन का? तो देखिए ये आधारभूत ढांचे का सिद्धांत का संबंध संविधान संशोधन से है। तो ये सही है। केशवानंद भारतीवाद 25वें संविधान संशोधन उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि मान्य घोषित कर दिया गया। तो ये गलत है। ये जो है 24वें संविधान संशोधन को मान्यता देता है। केशवानंद भारतीवाद के तहत 24वें संविधान संशोधन को। प्रथम संविधान संशोधन भूमि सुधार विधियों से संबंधित था। तो ये सही है, भूमि सुधार विधि था। और भूमि सुधार जो कानून है उसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक। तो कौन कौन सा सही हो जाएंगे? एक सही है और 3 सही है। सत्य कथन पूछा गया तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ संशोधन विधेयक निम्नलिखित में से किन विषय में संशोधन विशेष बहुमत और राज्य के अनुसमर्थन से प्राप्त किया जाता है? तो इसमें संशोधन में क्या विशेष बहुमत रहे और क्या हो? राज्य के अनुसमर्थन में हो। तो देखिए विशेष बहुमत और राज्य के अनुसमर्थन वाले कौन से विषय है? संघ में कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करेंगे तब, क्योंकि इसमें दोनों की भूमिका रहते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी में भी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है उसमें भी इनका भी रोल रहता है दोनों का। तो ये भी रहेगा। राज्यों के उच्च न्यायालय, तो राज्य की जो हाई कोर्ट है उसमें कोई प्रावधान में अगर संशोधन करना है तो उसमें भी रहेगा। ठीक। ये 4 में रहेंगे। परंतु देखिए राज्य के जो विधान परिषद का सृजन हो, तो राज्य का विधान परिषद का सृजन होता है तो यह जो है संसद द्वारा इसके माध्यम से साधारण बहुमत पे, संसद के साधारण बहुमत इसके माध्यम से जो है यह बनाया जाता है, राज्य विधान परिषद का सृजन किया जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस विधान संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो मिजोरम का राज्य का दर्जा जो है 53वें संविधान संशोधन। तो इसमें कोई भी 53 नहीं लिखा हुआ है। तो 53वें संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। चलिए अगला देखिए, मिजोरम का राज्य का दर्जा कब दिया गया था उसे भी आपको याद रखना है। तो कब दिया गया था? 1988 में, 1987 में जो है दिया गया था मिजोरम को राज्य का दर्जा 53वें संविधान संशोधन के तहत। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित कथन को पढ़कर सत्य कथन का चयन करना है आपको। तो यहाँ सत्य कथन पूछा गया है। सत्य कथन, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में किया गया था। ये सही है। 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में। राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो यह भी जो है सत्य है। चलिए अगला देखिए, भारतीय भाषा संस्था कहाँ स्थित है? तो भारतीय भाषा संस्था कहाँ स्थित है? तो यह जो है मैसूर में स्थित है। तो मैसूर में स्थित है भारतीय भाषा संस्था।
अगला देखिए, निम्नलिखित कथन पर सत्य कथन आपको पहचानना है। अनुच्छेद 347 के तहत राज्यों की राजभाषा के बारे में प्रावधान किया गया है। तो राज्यों की राजभाषा कहाँ से स्टार्ट है? 345 से स्टार्ट है। 345 में दिया गया है राज्य की राजभाषा, या इसे क्षेत्रीय भाषा के रूप में भी दिया गया है संविधान में। तो क्षेत्रीय भाषा इसे ही राज्य की राजभाषा कहते हैं। तो ये कितना में दिया है? 345 में दिया गया है। और वही बात करें हम, केंद्र की जो भाषा है, केंद्र की भाषा वह कौन से संविधान, कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? संघ की भाषा, तो वो किसमें दिया गया है? 343। तो 343 में जो है संघ की भाषा दिया गया है, और क्षेत्रीय भाषा किसमें? 345, जिसे राज्य की भाषा कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा कथन है, राज्यों की राजभाषा का निर्धारण संबंधित राज्य का विधानमंडल करता है। तो ये तो सही है, ये जो है सही है, सत्य कथन पूछा गया है। ठीक, तो ये सत्य हो जाएगा। अनुच्छेद 348 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा। तो ये भी सही है। 348 में जो है ये जो कोर्ट है, न्यायालय की जो है भाषा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा को दिया गया है, जो अंग्रेजी भाषा में होगा। ये 348 में दिया गया है। ठीक, और कौन से भाग में दिया गया है भाषा को? तो यह कौन से भाग में शामिल है, आप बताइए, कमेंट करके आप बताएंगे कौन से भाषा में शामिल है राजभाषा। ठीक, 17 नंबर में शामिल है। चलिए अगला देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो किन भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? कौन सा? 42वें संविधान संशोधन। तो जो है 42वें संविधान संशोधन, अभी तक की जो है 22 भाषाओं को जो है शामिल किया गया है। उसमें 42वें संविधान संशोधन में किन को शामिल किया गया देखिए, तो देखिए बोडो, संथाली, डोंगरी और मैथिली, इन जो है भाषाओं को, 4 भाषाओं को शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो कौन सा? 1, 3, 5, 4, 5 हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही नेपाली को कौन से में को शामिल किया गया था? 71वें। तो एक बार इसको समझ लीजिए, सभी जो संविधान संशोधन के तहत किए गए थे। तो पहले तो 14 भाषा थे, उसके बाद जो है पहली बार कब 21वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था सिंधी भाषा को। ठीक, सिंधी भाषा को किया गया था 21वें संविधान संशोधन। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन के तहत किसे किया गया था? तो अब कौन सा? एक नेपाली हो गया, और दूसरा जो है मणिपुरी, और तीसरा जो है कोंकणी। तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन 3 भाषा को शामिल किया गया था 71वें संविधान संशोधन। उसके बाद जो है हम देख लिए 92वें संविधान संशोधन के तहत ये बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी, ये 4 भाषाओं को शामिल किया गया था। ठीक, तो इसका सी उत्तर रहेगा। अगला देखिए, असत्य कथन चयन करना है। यहाँ असत्य कथन कौन सा होगा ये बताना है आपको। देखिए, हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1950 को दिया गया था। तो 14 सितंबर सही है, लेकिन सन 1949 था, 1949 को दिया गया था हिंदी को राजभाषा का दर्जा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसीलिए 1949 याद रखेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। राजभाषा का प्रथम संयुक्त संसदीय समिति का गठन, संयुक्त संसदीय समिति का गठन जो है श्री गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। पहला जो राजभाषा संबंधित संयुक्त संसदीय समिति का गठन जो है इनके अध्यक्षता में श्री गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में किया गया था। तो ये जो है सत्य है, और एक जो है असत्य है। तो केवल एक असत्य हो जाएगा, सत्य पूछा गया है। तो अगला देखिए, ये जो है अंतिम प्रश्न है आज का। तो देखिए ये जो है सत्य कथन पूछा गया है यहाँ, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अधिवेशन बुला सकता है। तो ये सही है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अधिवेशन बुला सकता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का सत्रावसान कर सकता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का विघटित कर सकता है। तो उनका अधिवेशन बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है, विघटित कर सकता है। तो तीनों कार्य कर सकते हैं राज्यपाल। और सेम यही कार्य जो है कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति जो है किनके संबंध में? जो संसद है उसके संबंध में, राज्यसभा लोकसभा के संबंध में कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए यह कौन से संविधान में अनुच्छेद में दिया गया है? तीनों कथन सत्य हैं। आप अनुच्छेद को जानिएगा। तो ये जो है राज्यपाल के संबंध में यही प्रावधान जो है 174वें अनुच्छेद में दिया गया है, 174 में। और वही जो है यही राष्ट्रपति के लिए जो है सत्रावसान, विघटन और अधिवेशन बुलाना, ये किस में दिया गया है? 85 संविधान संशोधन 50वें अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक, तो ये जो है आज के लिए इतना आपके लिए सफिशिएंट है, इतना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 2 पार्ट में जो है हमने पूरे संविधान को जो है एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट किया है। उम्मीद है आपको जो है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगला वीडियो जो है हम अगले विषय में बनाएंगे, वैसे तो हिंदी में बनने वाला है अगला वीडियो जो है। ठीक, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ सके, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।